अच्छा देखिए यहां पर एक चीज, इसमें एक बार देखते रहिए, सुनिए सब लोग, एक बार बेटा मेरे साथ देखते रहिए, आपको सब क्लियर है या नहीं। पहले देखिए बेसिक सैलरी नोट नंबर 1 कुछ आपने देखा था, क्लियर है आपको? क्लियर है तो बताइए ना क्या देखा था नोट नंबर 1 में? कुछ सोचने की जरूरत है क्या? अच्छा डियरनेस अलाउंस, डियरनेस अलाउंस कोई सा भी हो, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा क्या होगा? फुली टैक्सेबल। लेकिन बेटा फिर हम डीए टर्म्स और नॉट इन टर्म्स क्यों करते हैं? रिटायरमेंट बेनिफिट के टाइम पे एग्जेम्पशंस के बेनिफिट कैलकुलेट करने के लिए करते हैं हम, हाँ या ना? जैसे कि बेटा ग्रेचुइटी के टाइम पे करा था हमने टर्म्स वाला, नॉन पोगा वाले केस में। तो डियरनेस अलाउंस वैसे तो क्या होता है? फुली टैक्सेबल। लेकिन जब हम डीए इन टर्म्स यूज करते हैं वो कहां यूज करते हैं? सैलरी की डेफिनेशन में। कहां यूज करते हैं? अच्छा इसके अलावा कमीशन, अमन कमीशन कितने टाइप के हो सकते हैं बेटा? 2 टाइप के, कौन कौन से? टर्नओवर कमीशन और अदर कमीशन। दोनों ही कमीशन क्या होंगे? लेकिन फिर भी टर्नओवर कमीशन हमें बहुत सारी जगह कहां पर काम आता है? सैलरी की डेफिनेशन में। फिर बोनस, बोनस के बारे में आपको सिर्फ एक चीज याद आना चाहिए कि इट इज टैक्सेबल ऑन रिसीव्ड वेजेस। सिर्फ अगर मैंने घोषणा कर दी कि बोनस दूंगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब मैं सही में आपको बोनस दूंगा तो क्या होगा? टैक्सेबल होगा। अच्छा एडवांस सैलरी, अरियर ऑफ सैलरी भी अगेन कैसे टैक्सेबल होगी? एडवांस सैलरी मतलब सैलरी आपको एडवांस में मिल गई, और अरियर ऑफ सैलरी मतलब डिस्प्यूटेड सैलरी। बेटा डिस्प्यूटेड सैलरी आपको अब मिली है तो पहले टैक्सेबल नहीं हुई होगी, हाँ या ना? तो टैक्सेबल कब हुई होगी? वो जब रिसीव हुई होगी, जब रिसीव होगी, हाँ या ना? फिर इसके बाद कुछ खास चीजें हमने देखी थी, ग्रेचुइटी। यहां पर हमने देखा था कुछ, मतलब कुछ नहीं बहुत कुछ हमको याद रखने की जरूरत थी, हाँ या ना? कि जैसे ग्रेचुइटी अगर एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे मिली तो कुछ अलग था, वो छोड़िए, एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे मिली तो कुछ अलग था, रिटायरमेंट के टाइम पे मिली तो कुछ अलग था, हाँ या ना? और बेटा रिटायरमेंट के टाइम पे भेदभाव भी था, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिली तो कुछ अलग, और अदर देन गवर्नमेंट को मिली तो उसमें भी भेदभाव था कि पोगा वाले हो या नॉन पोगा। सबको क्लियर है ये चीजें? याद भी ये चीजें? इसके बाद हमने क्या देखा था? पेंशन। अच्छा पेंशन भी अगर मंथली पेंशन है तो फुली टैक्सेबल, और अगर वो कम्यूटेड पेंशन है मतलब लमसम पेंशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिली तो फुली एग्जेम्प्ट। भेदभाव है, हाँ या ना? अच्छा अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिली तो यहां पर पोगा नॉन पोगा नहीं है, यहां पर क्या था? यहां पर हमको देखना पड़ता था कि क्या ग्रेचुइटी भी मिल रहा था हमको। अगर ग्रेचुइटी भी मिल रहा है तो एग्जेम्प्ट अमाउंट कितना रहेगा? 1/3 ऑफ टोटल, 1/3 ऑफ टोटल। वर्ड पे ध्यान देना बेटा, 1/3 ऑफ टोटल, हाँ या ना? और अगर ग्रेचुइटी नहीं, अगर ग्रेचुइटी नहीं मिल रही तो 1/2 ऑफ टोटल। इसके बाद क्या देखा था हमने? लीव सैलरी। लीव सैलरी भी हमने देखा कि 2 टाइम पे मिल सकता है, एक तो एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे, एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट वाला बताइए आप तो मुझे, एम्प्लॉयमेंट वाला फुली टैक्सेबल। चलो तो फिर रिटायरमेंट वाला बताओ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय मतलब भेदभाव फिर से। लीव सैलरी एट द टाइम ऑफ कब मिल रही है? रिटायरमेंट। अगर वो मिल रही है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को तो क्या होगा? फुली एग्जेम्प्ट होगा। और अगर वो अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय मिल रही है तो यहां पर नॉन पोगा पोगा या फिर ग्रेचुइटी नॉन ग्रेचुइटी देखने की जरूरत है क्या? या फिर लिस्ट ऑफ 4 ही देखना है डायरेक्टली? लिस्ट ऑफ 4 ध्यान रखना, ग्रेचुइटी में पोगा और नॉन पोगा में लिस्ट ऑफ 4 थे या 3 थे? और लीव सैलरी में कितना है? लिस्ट ऑफ। उसके बाद क्या देखा हमने? अलाउंसेस। अलाउंस की तो बहुत अच्छी ट्रिक है, कुत्ता टीसी उधर है। सी से कम्यूटेशन, सी से चिल्ड्रन एजुकेशन, सी से चिल्ड्रन हॉस्टल। लिमिट्स भी याद है आपको? कम्यूटेशन अलाउंस 3200 रुपए पर मंथ ओनली डिसेबल्ड। बेटा सबसे खास बात है सिर्फ किसको मिलेगा? चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। किसको मिलेगा? सबको मिलेगा। यहां पर डिसेबल्ड है, यहां तो सबको। चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस आपको लिमिट बता देता हूं मुझे, और अगर कोई खास बात हो तो
300 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। अच्छा कुत्ता में सी तो हो गया, यू से क्या था? पक्का अंडरग्राउंड था या यूनिफॉर्म था? अंडरग्राउंड था। अच्छा अंडरग्राउंड वाले में कितना? सोच लो यार, बहुत ज्यादा बोल रहे, 100 से डायरेक्ट 800 रुपए पूछो। 800 रुपए पर मंथ। अच्छा ट्राइबल एरिया अलाउंस टी से और ए से एक और अलाउंस था जो कि अगेन, सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, मेरी बात सुनिए बेटा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 2 बार आ रहा है। एक तो आप ऑलरेडी सी में देख चुके हो सबसे पहले, और एक और बार आ रहा है, लेकिन इसमें फर्क क्या है? वहां पर बेटा, वहां पर डिसेबल्ड को मिल रहा था, किसको मिल रहा था? और यहां पर नॉर्मल एम्प्लॉय को मिल रहा है, लेकिन नॉर्मल एम्प्लॉय कौन सी कंपनीज के, कौन सी अंडरटेकिंग की, जो कि क्या काम कर रही है? ट्रांसपोर्टेशन। एग्जाम कितना रहेगा? जितना भी मिला उसका 70% या फिर 10,000 रुपए पर मंथ, विचेवर इज लोअर। आया ना? फिर उसके बाद कुत्ता के आगे क्या था? टीसी उधर है, जिससे टी से था ट्रेवलिंग, सी से कन्वेंस, यू से यूनिफॉर्म, डी से डेली, एच से हेल्पर ऑफिस वाला। हेल्पर कौन सा वाला? उधर। आर से क्या था? रिसर्च। इन सब में कितना एग्जाम रहेगा? जितना खर्च करा उतना एग्जाम। हाँ या ना? इसके अलावा था बेटा एच ई, कुत्ता टीसी उधर है। एच से क्या है? एचआरए। एचआरए मतलब हाउस रेंट अलाउंस। ध्यान रखना, अलाउंसेस में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ट्रिकी क्या है? एचआरए। लिस्ट ऑफ 3 में पहला तो एक्चुअल, दूसरा क्या? 40 और 50% ऑफ सैलरी। अच्छा 40% कब? जब मैं कौन सी सिटीज में बिलोंग करता हूँ, और 50% वो 4 सिटीज है ना। अच्छा एक और चीज क्या थी? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। और यहां पर सैलरी की डेफिनेशन क्या थी? नॉन पोगा वाली। लेकिन नॉन पोगा में, सुनिए मेरी बात, एक बारीकी सुनिए मेरी बात, एक बारीकी सुनिए। नॉन पोगा वाले केस में सैलरी की डेफिनेशन में 3 चीजें थी। क्या? वही 3 चीजें यहां पर भी है एचआरए में, वही 3 चीजें लीव सैलरी में भी थी। हाँ या ना? लेकिन आपको पता है फर्क क्या है? जो पहले दूसरी जगहों पर थी ना, वहां पर एवरेज था, वहां क्या था? और एवरेज कितने महीनों का था? जनरली 10 महीने का। जनरली कितने महीने का? क्योंकि एक जगह हमने देखा था 3 महीने का भी एवरेज था, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। हाँ या ना? तो बेटा वैसे तो एवरेज 10 महीने का था, लेकिन यहां पर तो एवरेज ही नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग? सैलरी की डेफिनेशन नॉन पोगा जैसी बिल्कुल है, लेकिन बेटा फर्क है बहुत बड़ा। वहां पर एवरेज करना है, यहां पर क्या नहीं करना। क्लियर है आप लोग को? यहां पर जो भी लास्ट मंथ की सैलरी होगी आपको वही देखनी है, और नॉन पोगा वाले केस में आपको पिछले 10 महीने की सैलरी का एवरेज करना है। हाँ या ना? अच्छा इसके अलावा और कुछ पढ़ा क्या हमने? इंटरटेनमेंट अलाउंस सेक्शन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिला तो बह गए आप भावनाओं में। बेटा इंटरटेनमेंट अलाउंस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही एग्जाम रहता है, फुली तो उनको भी नहीं रहता। लीस्ट ऑफ 3 कितना? सबसे पहले 20% ऑफ बेसिक, दूसरा क्या? मैक्सिमम 5,000, 3 नहीं 5। तीसरा क्या? एक्चुअल इंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव। बेटा अगर एक रिलायंस के एम्प्लॉय को इंटरटेनमेंट अलाउंस मिला तो कुछ भी एग्जिट होगा, फुली टैक्सेबल। एक बात मुझे बताओ, इतने सारे अलाउंसेस देखे, कुत्ता टीसी उधर है, उसके अलावा कोई सा अलाउंस मिल गया? मास अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, पक्का? टेलीफोन अलाउंस, सबको क्लियर है ना मेरी बात? बेटा जो कुत्ता टीसी उधर है वो स्पेशल थे, उनमें कुछ ना कुछ खास बात थी, उसके अलावा किसी भी नाम से कुछ भी मिलेगा अलाउंस से तो क्या होगा? टैक्सेबल होगा। सबको क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़ सकते हैं क्या? प्रोविडेंट फंड क्या होता है? मैंने आपको शायद कभी, सुनिए मेरी बात, मैंने शायद आपको कभी बातों ही बातों में थोड़ा बहुत इसके बारे में बताया तो था। अच्छा जो मैंने होमवर्क दिया था उसका आंसर क्या है आप लोग का? हाँ उसका आंसर क्या है आप लोग का? 1,12,000।
एग्जेम्प्ट या टैक्सेबल? सबका इतना ही आया है। अच्छा, किस किस महान लोगों ने ट्राई ही नहीं करा, ये वाला क्वेश्चन। चलो बेटा, प्रोविडेंट फंड होता क्या है? अरे यार एक्चुअली क्या है, हाँ प्रोविडेंट फंड क्या होता है? एक, मैं आपको बताऊं बेटा, एक अकाउंट टाइप का होता है, वहां पर आप कंट्रीब्यूट करते हो और आपके साथ कौन करता है? मतलब एम्प्लॉय भी करता है, एम्प्लॉयर भी करता है, लेकिन पैसा उसके अंदर जो जा रहा है वो जब मिलेगा तो किसको मिलेगा? तो बेटा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर क्यों रहा है फिर? ऑप्शन नहीं है उसके पास, उसके पास ऑप्शन है या ऑप्शन नहीं है? बेटा कुछ लॉज होते हैं जो एम्प्लॉइज के बेनिफिट के लिए बनाए जाते हैं, वो लॉज बोलते हैं कि आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप लोग? तो फॉर एग्जांपल मैंने कंट्रीब्यूट करा 100 रुपए, मैं आपका एम्प्लॉयर हूं, मैंने कितना कंट्रीब्यूट करा? और बेटा आपने भी कंट्रीब्यूट करा 100 रुपए, क्योंकि जनरली सेम ही अमाउंट रहता है। समझ रहे हैं? थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, लेकिन जनरली सेम रहता है। मैंने कितना कंट्रीब्यूट करा? 100। आपने भी कितना करा? बताओ, आपने 25 साल मेरे पास काम करा, 25 साल में मैंने आपका 100 रुपए ही कंट्रीब्यूट करा, और आपने भी कितना कंट्रीब्यूट करा? मतलब एक महीने का नहीं बता रहा हूं, पूरे 25 साल का 100 है। मतलब टोटल फंड में पैसा कितना है आपका? 200 रुपए है। लेकिन आपको उस फंड पे कुछ इनकम भी मिलती है, मतलब उस 200 रुपए पे पता है कुछ इंटरेस्ट भी मिलेगा, और वो 220, 230, 250, 300 कुछ भी हो सकता है। समझ रहे हैं आप लोग? तो बेटा उस फंड के अंदर जो पैसा जा रहा है उसमें 3 लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एक तो एम्प्लॉयर, कौन कर रहा है? दूसरा एम्प्लॉय कर रहा है, और तीसरा कौन कर रहा है? वो फंड खुद कर रहा है। कौन कर रहा है? आप बताइए ना, आपने 200 रुपए उस फंड के अंदर डाले हैं, तो उस फंड के पास तो आज पैसे आ गए, तो क्या वो उसको रखे रहेगा या उसको इन्वेस्ट करके उससे पैसा बनाएगा? वो तो उससे वो पैसा बनाएगा, तो क्या वो पैसा खुद रखेगा या कुछ तो आपको भी देगा? समझ रहे हैं ना आप लोग? बेटा ऐसे ही तो म्यूचुअल फंड में होता है, हाँ या ना? म्यूचुअल फंड में भी आप पैसा लगाते हो म्यूचुअल फंड में, और म्यूचुअल फंड पैसा कहां लगाता है? कंपनीज में। और म्यूचुअल फंड रिटर्न अर्न करता है, और बाद में वो रिटर्न किसको देता है? आप लोगों को। होता है ऐसा? पता है ना, मार्केट में इस टाइप की स्कीम्स होती है ना। म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली, है ना? लेकिन अच्छे होते हैं म्यूचुअल फंड में। आपको बताऊं, अगर आपके पास, वैसे तो मुझे एक्सपेक्टेड कम है कि इस फेज में आपके पास ऐसे जेब में से पैसे टपक रहे हो, लेकिन अगर आपके पास पैसे हो तो आपको म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने चाहिए। अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। आपको पता है क्या होता है? यू टर्न। नहीं, म्यूचुअल फंड आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो बेटा प्रोविडेंट फंड क्या होता है? आप लोग को क्लियर है? सबको क्लियर है व्हाट इज प्रोविडेंट फंड? नोट नंबर कौन सा है? नोट नंबर 10। सबसे पहले ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है, इस पे आपकी नजर जाना चाहिए। रेड कलर में क्या लिखा है? एसपीएफ का कोई फुल फॉर्म बता सकता है? स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। एसपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? बेटा एक बात ध्यान रखना, प्रोविडेंट फंड कई टाइप के होते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड भी कई टाइप के होते हैं, वैसे प्रोविडेंट फंड भी कई टाइप के होते हैं। ये कौन सा वाला है जिसकी हम बात कर रहे हैं? वो कौन सा वाला है? स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। कौन सा है? देखिए ये फंड है, आपको दिख रहा है? ये नीचे एसपीएफ, ये दिख रहा है? ये जो मैंने सिलेक्ट करा है, ये दिख रहा है आप लोग को? सबको दिख रहा है? बेटा आपको दिख रहा होगा 3 एरो आ रहे हैं, एक एम्प्लॉय के पास से आ रहा है, एक ये एम्प्लॉयर के पास से आ रहा है। बेटा एक एम्प्लॉय के पास से आ रहा है, दूसरे में लिखा एम्प्लॉय लेकिन पढ़ना एम्प्लॉयर है। वो तीसरा कहां से आ रहा है? इंटरेस्ट। अभी मैंने आपको बताया था बेटा फंड में कौन कौन लोग कंट्रीब्यूट करेंगे? 3 लोग। कौन कौन कंट्रीब्यूट करेगा? एम्प्लॉय करेगा खुद, एम्प्लॉयर करेगा, और तीसरा कौन? फंड। आपको दिख रहा है फंड में 3 जगह से पैसा आता हुआ दिख रहा है आपको, हाँ या ना? बेटा देखिए सबसे पहले देखिए एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन क्या लिखा है? एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन इधर वाला है। एक सेकंड, सब लोग बेटा ध्यान देंगे।
ये जो मैं बताने वाला हूँ थोड़ा सा टेक्निकल चीज है, सब लोग इसलिए फोकस अच्छा रखना क्लास में। देखो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में 3 जगह से पैसा आते हुए दिख रहा है, आपको दिख रहा है क्या? दिख रहा है आप लोग को? बेटा सबसे पहले बात कर रहा हूं इस वाले की, ये वाला कौन सा है, किसका कॉन्ट्रीब्यूशन? क्या लिखा है? इग्नोर। क्या करना है? इग्नोर करना है। आप सुनिए मेरी बात, हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? इनकम फ्रॉम सैलरी। आपकी सैलरी है बेटा 1 करोड़ रुपए। कितनी सैलरी है? आपने 5 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करे एसपीएफ में, तो बताओ मैं आपको सैलरी 1 करोड़ दूंगा या आपके 5 लाख रोक के 95 लाख दूंगा? 95 लाख रुपए दूंगा, हाँ या ना? और बेटा टैक्सेबल पूरा 1 करोड़ होता है, आपको पता है टैक्सेबल कितना होगा? पूरा 1 करोड़। और मैंने आपको पैसा, आपकी पॉकेट में पैसा आया कितना? 95 भी नहीं आएगा, और कम आएगा, लेकिन अभी के लिए मान के चलो 1 करोड़ में से 5 लाख रुपए आपने कहां कंट्रीब्यूट कर दिया? एसपीएफ में। तो बाकी का बचा हुआ 95 लाख रुपीस कहां आएगा? आपके अकाउंट में। एग्री करते हैं इस बात से? तो एक बात मुझे बताओ बेटा, वो जो 5 लाख रुपए आपने कंट्रीब्यूट करा एसपीएफ में, क्या उस पर टैक्स लगना चाहिए? उस पर तो आप ऑलरेडी टैक्स पहले ही पे कर चुके हो, क्योंकि आपने पहले टैक्स 1 करोड़ पे करा होगा। आपने पहले टैक्स कितने अमाउंट पे करा? तो क्या आप अपना खुद का अमाउंट जो कंट्रीब्यूट करा उस पर वापस से टैक्स पे करोगे, या आप तो ऑलरेडी एट द टाइम ऑफ सैलरी पे कर चुके हो? समझ रहे हो मेरी बात? इसीलिए बेटा क्या लिखा है, इसको क्या करना है? इग्नोर करना है। समझ रहे हैं सब लोग? ध्यान से मेरी बात सुने। एक दूसरा एग्जांपल, बेटा आपको कंट्रीब्यूशन, आपकी सैलरी थी 5 करोड़। कितनी सैलरी है? 5 करोड़। और आपका कंट्रीब्यूशन आपके हिस्से का है 50 लाख, तो मैं आपको 5 करोड़ सैलरी दूंगा या 4.5 करोड़ ही आपके अकाउंट में डालूंगा? आपके अकाउंट में कितना डालूंगा? 4.5 करोड़ रुपए। और 50 लाख रुपए किसके अकाउंट में डालूंगा? एसपीएफ। किसके अकाउंट में? तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, आपने टैक्स 4.5 करोड़ की सैलरी पे करा होगा या 5 करोड़ की सैलरी पे करा होगा? 5 करोड़ की सैलरी पे। तो बेटा अब मुझे बताओ, जो 50 लाख रुपए आप एसपीएफ में पैसा डाल रहे हो, क्या उस पर टैक्स लगना चाहिए, या उस पर आप ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हो? क्योंकि ऑलरेडी आपने 4.5 पे नहीं, कितने पे टैक्स पे करा था? इसीलिए बेटा ध्यान रखना, एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे क्या लिखा है? एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन को क्या करना है? इग्नोर करना है। इतना क्लियर है सब लोग को? मैं आपको बताऊं बेटा, आगे जाके आप पढ़ोगे डिडक्शंस का एक टॉपिक होता है। डिडक्शंस मतलब अगर हमने कुछ स्पेसिफिक जगह में अगर इन्वेस्टमेंट करा तो हमको है ना, हमारी इनकम उतने अमाउंट से कम करने को मिलती है। मतलब फॉर एग्जांपल मेरी इनकम है 1 करोड़ रुपए और मैंने सही जगह पे इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो हो सकता है मुझे 10 लाख का डिडक्शन मिल जाए। क्या मिल जाए? तो बेटा यहां पर एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन में क्या लिखा है? जब अपन कंट्रीब्यूट करेंगे तो क्या करना है? इसको इग्नोर करना है। और बेटा उसका डिडक्शन मिलता है, एक सेक्शन है 80C, आगे अपन पढ़ेंगे, अभी आपके लिए रेलेवेंट है ही नहीं, लेकिन मैंने आपको क्या बता दिया, उसका डिडक्शन मिलेगा आगे जाके। कौन से सेक्शन में मिलेगा? दिख रहा है आपको? डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C अलाउड। सबको दिख रहा है? ध्यान रखना बेटा, आगे बहुत सारे फंड्स अपन पढ़ने वाले हैं, सभी फंड की कहानी एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की सेम रहने वाली है, क्योंकि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन में आपने टैक्स पहले ही कितने अमाउंट पे भर चुके हो? ग्रॉस अमाउंट पे। तो अब क्या, जब आप कंट्रीब्यूट करोगे, जब आपको टैक्स पे करने की जरूरत है? आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, इसलिए आपको क्या करना है? उसको इग्नोर। लेकिन बेटा जब आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, आप अपनी मर्जी से कर रहे हो, आपसे कोई बोल रहा है इसलिए कर रहे हो, आपसे गवर्नमेंट बोल रही है इसलिए कर रहे हो, तो बेटा गवर्नमेंट ने 80C में बोल के रखा है कि अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन करता है प्रोविडेंट फंड में तो हम उसको डिडक्शन देंगे। क्या देंगे? तो बेटा वो डिडक्शन आपको मिलेगा। आप समझ रहे हैं? डिडक्शन होते हैं आपको मोटिवेट करने के लिए। जैसे कि मुझे बताओ, हम लोग क्या मेडिकल इंश्योरेंस करवाते हैं? सभी लोग करवाते हैं? बहुत कम ही लोग करवाते हैं? बहुत कम लोग करवाते हैं बेटा, बहुत कम। अगर मैं बात करूं 125 करोड़ इंडियंस की, तो उसमें से मुश्किल से 5 करोड़ लोग कराते हैं। हाँ सुनिए मेरी बात, तो गवर्नमेंट चाहती है कि आप क्या कराएं? इंश्योरेंस। क्या कराएं? तो गवर्नमेंट ने एक सेक्शन इसका बना के रखा है कि अगर आपने मेडिकल इंश्योरेंस करवाया है तो हम आपको डिडक्शन देंगे। आपको समझ आना चाहिए बेटा, डिडक्शन आपको मोटिवेट करने के लिए, कुछ काम करवाने के लिए आपको बेनिफिट देंगे। समझ रहे हैं आप लोग? जैसे कि अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम खरीदा, मतलब आपने लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करा, तो भी आपको क्या देते हैं? डिडक्शन। इसका मतलब गवर्नमेंट क्या चाहती है? आप क्या खरीदें? LIC। गवर्नमेंट क्या चाहती है? अपन क्या खरीदें? मेडिकल प्रीमियम, मेडिकल इंश्योरेंस। हाँ या ना? आप लोग के लिए रेलेवेंट बात इतनी है कि डिडक्शन तो हम एक टॉपिक है सेपरेट, उसमें पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको कितना याद रखना है कि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कौन से फंड में?
ध्यान रखना फंड बहुत इंपॉर्टेंट है। फंड का नाम क्या है? स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन अगर कौन से फंड में हो रहा है? स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में। तो बेटा ध्यान रखना एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में हो रहा है तो इग्नोर करना है, क्योंकि आप ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हो उस पर, हाँ या ना? सब इतनी बात ध्यान रखेंगे। ध्यान रखना आगे के भी जितने भी फंड आने वाले हैं सब में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन तो सेम रहेगा। मतलब एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन को सभी जगह क्या करना है? सभी जगह इग्नोर। पता है क्यों करना है? क्योंकि सभी जगह हम ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हैं, हाँ या ना? सबको क्लियर है इतनी बात? इतनी बात सबको क्लियर है? बेटा ध्यान रखो इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट मिल रहा है ना ये क्या है? एग्जेम्प्ट। बताओ आप एग्जेम्प्ट से क्या मतलब समझते हो? एक सेकंड में आपको एक एग्जांपल से देता हूं। बेटा मेरी सैलरी है 25 लाख रुपए की, 25 लाख रुपए की मेरी सैलरी और 2 लाख रुपए का मुझे इंटरेस्ट मिला है एसपीएफ में, तो मेरी इनकम 27 लाख होना चाहिए या 25 लाख ही रहेगी? एग्जेम्प्ट का मतलब समझते हो आप? उस इनकम पे आपको क्या नहीं पे करना? टैक्स पे नहीं करना। तो मैंने आपको क्या बोला कि अगर एसपीएफ में इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो क्या है? एग्जेम्प्ट है। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात? बेटा ध्यान रखना रटने वाली बातें हैं। अगर एसपीएफ में इंटरेस्ट मिला तो क्या है? तो अगर मेरी अदर इनकम 25 लाख है और एसपीएफ पे इंटरेस्ट मिला 2 लाख तो मेरी इनकम 25 लाख ही रहेगी या 27 होगी? ध्यान रखना कभी भी एग्जेम्प्ट इनकम का पार्ट नहीं बनती है। समझ रहे हैं आप लोग? जब मैं बोलता हूं इनकम, जब कोई भी बोलता है इनकम, तो इनकम का मतलब हमेशा टैक्सेबल इनकम। कौन सी इनकम? टैक्सेबल इनकम। तो मैंने आपको क्या बताया कि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन आप क्या करोगे? इग्नोर। क्या करोगे? और बेटा जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा एसपीएफ में उसको क्या करोगे? वो एग्जेम्प्ट है। ध्यान रखना एक और जगह से कंट्रीब्यूशन आएगा, वो एम्प्लॉय नहीं है बेटा, उसको मेरी नजरों से देखना है, वो एम्प्लॉयर है। वो कौन है? तो एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन आएगा उसमें भी क्या लिखा है? आपको पता है एसपीएफ में आप अपनी मर्जी से पैसा लगा रहे हैं, गवर्नमेंट ही आपसे बोल रही है, इसीलिए तो पता है एग्जेम्प्ट करी ये चीजें। समझ आ रहा है आपको? गवर्नमेंट बेटा प्रमोट कर रही है, गवर्नमेंट चाहती है कि आपका पैसा कहां लगे? एसपीएफ में। उसमें बेटा गवर्नमेंट का भी फायदा है और आपका भी फायदा है। गवर्नमेंट के पास लिक्विडिटी आएगी, गवर्नमेंट के पास क्या आएगा? आपको पता है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड होता ही गवर्नमेंट का है। किसका होता है? तो गवर्नमेंट के पास क्या आएगा? पैसा। भाई कल को गवर्नमेंट को आपको लौटाना है, लेकिन आज तो आ रहा है ना पैसा। मैं आपसे बोल रहा हूं बेटा मुझे दे दो 1-1 करोड़ रुपए सब लोग, मैं दे दूंगा 20 साल बाद वापस, अगर रहा तो। पैसा और मैं दोनों है ना, आप समझ रहे हो ना? सुनो मेरी बात बेटा, गवर्नमेंट का क्या फायदा है? गवर्नमेंट के पास क्या आ रहा है? फंड। मानते हैं इस बात को? इसीलिए तो बेटा सामने वाला इंटरेस्ट दे रहा है, क्योंकि उसके पास क्या आ रहा है? पैसा। और बताओ गवर्नमेंट के पास अगर पैसा आ रहा है तो क्या गवर्नमेंट उससे भी पैसा कमाएगी? तो उससे जो पैसा कमाएगी वो अगर 10 रुपए कमाएगी तो आपको कितना ही पे करेगी? 5 रुपए। समझ रहे हैं आप लोग? बेटा आप ही के पैसे से वो इनकम अर्न करके आपको थोड़ा सा देंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? इसीलिए क्या बोल रहे हैं, इंटरेस्ट क्या है? एग्जेम्प्ट। और आपके एम्प्लॉयर ने आपके हिस्से का कंट्रीब्यूशन करा, वो भी क्या है? वो भी क्या है? मुझे एक बात बताओ, आपको बाद में एक लमसम अमाउंट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल जिंदगी भर में 100 रुपए मैंने कंट्रीब्यूट करा, 100 रुपए आपने करे, टोटल कितने हो गए? 50 रुपए इंटरेस्ट के भी आ गए तो टोटल कितने हो गए? 250 रुपए। तो बेटा अब 250 रुपए मिलना आपका क्या है? हक है, आपका राइट है। कितने रुपए पे? 250 रुपए पे। कौन लौटाएगा? हाँ स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड लौटाएगा, हाँ या ना? तो बेटा अब जब आपको एसपीएफ से पैसा मिलेगा ना, मुझे बताओ हर साल मिलता होगा या कभी एक आध बार ही मिलेगा जिंदगी में? लमसम मिलेगा एक आध बार। तो बेटा ध्यान रखना, आपको रिटायरमेंट के टाइम पे मिला, क्या हुआ? क्या हुआ? ध्यान रखना एसपीएफ में हो सकता है पॉसिबिलिटी हो कि आप रिटायरमेंट से पहले भी अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हो। बेटा हर जगह से कर पाते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? अल्टीमेटली पैसा किसका होगा? हमारा। तो अगर हम 5 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद चाहे तो क्या हम विड्रॉ कर सकते हैं? लेकिन ध्यान रखना बेटा विड्रॉ अगर हमने कब करा तो एग्जेम्प्ट है। समझ रहे हैं आप लोग? विड्रॉ कब करा तो एग्जेम्प्ट है। तो बेटा एसपीएफ तो बहुत ही आसान है, एसपीएफ पे तो सभी चीज एग्जेम्प्ट है। देखा आपने? बेटा एसपीएफ में 3 जगह से पैसा आ रहा है। पहला कहां से? एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, उसको क्या करोगे? इग्नोर करोगे। दूसरा पैसा आ रहा है इंटरेस्ट का, उसको क्या करोगे? एग्जेम्प्ट। तीसरा पैसा आ रहा है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, वो भी क्या हो जाएगा? वो भी एग्जेम्प्ट। बेटा आते टाइम तो एग्जेम्प्ट है, कभी उसमें से जाएगा, किसके पास जाएगा? आपके पास, हाँ या ना?
तो अगर आपको मैं रिटायरमेंट के टाइम पे लौटा रहा हूं तो क्या हो जाएगा वो भी। तो क्या हम कह सकते हैं कि एसपीएफ में तो सभी चीजें एग्जेम्प्ट है, हाँ या ना? समझ रहे हैं मेरी बात आप लोग? बेटा स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड याद रखना बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो आ रहा है वो भी एग्जेम्प्ट है, जो जा रहा है वो भी एग्जेम्प्ट है। और एक खास बात सिर्फ एम्प्लॉई वाले की याद रखना है कि एम्प्लॉई वाला एग्जेम्प्ट नहीं है, उसको इग्नोर करना है। समझ रहे हैं आप लोग? बेटा एम्प्लॉई वाला एग्जेम्प्ट नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हो उस पर, तो एग्जेम्प्ट तो उसको नहीं कहेंगे, लेकिन वापस से टैक्स नहीं पे करना, इसलिए उसको क्या करना है। सबको एसपीएफ क्लियर है? पक्का क्लियर है? क्या अपन आगे बढ़ सकते हैं? बेटा जो अपन ने पढ़ा ना ये एक थीम है, इस थीम के अकॉर्डिंग ही आगे अपन 2-3-4 फंड और देखेंगे। देखें अपन। अच्छा सभी फंड की बेटा पिक्चर ऐसी होगी कि फंड होगा, फंड का नाम होगा, जैसे इस फंड का नाम क्या था, तो सभी फंड में ऐसे ही होगा कि एक फंड होगा जिसमें 3 जगह से पैसा आता हुआ दिखेगा आपको। कहां कहां से आएगा? एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट और एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन। और फिर बेटा एक बार पैसा जाएगा भी, एक बार पैसा जाएगा भी। सभी फंड में एक जैसी पिक्चर होने वाली है, लेकिन बेटा जो अंदर की चीज है ना एग्जेम्प्ट टैक्सेबल, ये चेंज हो सकते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? इसीलिए तो मैंने बोला आपको याद रखना पड़ेगी चीजें सैलरी में। तो एसपीएफ में कुछ भी आएगा एग्जेम्प्ट, हाँ या ना? और कुछ भी जाएगा रिटायरमेंट के टाइम पे वो भी क्या, एग्जेम्प्ट। दूसरा फंड देखते हैं आरपीएफ। मुझे बताइए आरपीएफ का मतलब क्या? आरपीएफ का मतलब रजिस्टर्ड नहीं बेटा, क्या? रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ध्यान रखना बेटा एसपीएफ नाम से आपको क्या समझ आ रहा था, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। सुनिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, एक चीज बेटा ध्यान से सुनना, एसपीएफ का नाम सुन के आपको अच्छी फीलिंग आई थी क्या वो फंड अच्छा है? क्योंकि इसके नाम में क्या था, स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी समझते ना आप, अच्छा वर्ड है बेटा, तो उसके नाम से ही आपको क्या समझ आया कि वो फंड अच्छा होगा, हाँ या ना? ऐसी बेटा रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज मतलब होता है कि गवर्नमेंट ने उसको रिकॉग्नाइज करा है। किसने रिकॉग्नाइज करा है? तो बेटा गवर्नमेंट हर किसी फंड को रिकॉग्नाइज करती है, ट्रस्टेड फंड जो कि एक अच्छा फंड है उसी को रिकॉग्नाइज करेगी। बताओ अगर मैं एक फंड बना लूं मास फंड, तो मोदी जी रिकॉग्नाइज करेंगे या मैं तो लेके भाग जाऊंगा? लेके भाग जाऊंगा। एग्री करते हैं इस बात से? बेटा भाग जाऊंगा, ईमानदारी की बात है, भाग जाऊंगा। अपने पास 5-6 हजार करोड़ रुपए आए तो खुद का प्लान बना के उड़ जाएंगे अपन तो इंडिया के बाहर। सुनो मेरी बात ध्यान से सब लोग, अपन किसकी बात कर रहे हैं? आरपीएफ। किसकी बात कर रहे हैं? रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। रिकॉग्नाइज का मतलब किसने रिकॉग्नाइज करा है? एसपीएफ फंड क्या अच्छा फंड था? क्या आरपीएफ भी अच्छा फंड दिख रहा है? क्योंकि रिकॉग्नाइज किसने करा? अब पता है गवर्नमेंट हर किसी फंड को रिकॉग्नाइज नहीं करेगी, क्योंकि बेटा हजारों लोगों का उसमें पैसा लगा होगा, हाँ या ना? हो सकता है कि टाटा, मतलब हो सकता है टाटा कंपनी का फंड हो। समझ रहे हैं? मतलब इसको जो बैक कर रहा होगा ना वो कोई अच्छा पर्सन होगा तभी रिकॉग्नाइज करा होगा, मतलब ऐसा पर्सन जो कि पैसा लौटाएगा। बताओ विजय माल्या का फंड होगा तो क्या गवर्नमेंट उसको रिकॉग्नाइज करेगी आज की तारीख में? नहीं करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट को मालूम ही हो तो लूटने वाला है, भगने वाला है तो, हाँ या ना? लेकिन उसकी जगह बेटा टाटा जी, रतन टाटा का फंड है, तो क्या गवर्नमेंट उसको रिकॉग्नाइज कर सकती है? क्योंकि टाटा जी पे क्या है? भरोसा। क्या है? देखिए विश्वास तो माल्या पे भी था, लेकिन उसने तोड़ दिया। किसने आज तक नहीं तोड़ा? टाटा ने। तो बेटा गवर्नमेंट को भी किसी किसी लोगों पे विश्वास होता होगा, तो गवर्नमेंट किसको रिकॉग्नाइज करती होगी? उन्हीं फंड्स को। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात? चलिए अब पिक्चर तो मैंने आपको बताई थी, देखिए यहां पर भी 3 जगह से पैसा आते हुए आपको दिख रहा है, जिसमें से एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन। यार सभी, एक सेकेंड यार, सभी जगह बेटा वो एम्प्लॉय हो गया है। चलो आरपीएफ, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, 3 जगह से पैसा आता हुआ दिख रहा है। अच्छा फंड अच्छा है या बुरा है? अच्छा फंड है। मुझे बताओ एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या करना है? ध्यान रखना बेटा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन हमेशा क्या होगा? और उसमें हमेशा किसका डिडक्शन मिलेगा? 80C का डिडक्शन। 80C का डिडक्शन आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप तो याद रखिए आज ही एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे किस चीज का डिडक्शन मिलेगा? अच्छा इसके अलावा इंटरेस्ट, बताओ इंटरेस्ट एसपीएफ में क्या था? ध्यान रखना इंटरेस्ट एसपीएफ में एग्जाम था, इंटरेस्ट आरपीएफ में भी एग्जाम था, लेकिन आरपीएफ में लिमिट लगा दी 9.5% तक का एग्जाम है। कितने तक का? 9.5%। मतलब एसपीएफ वाला अगर 100% भी इंटरेस्ट दे तो पूरा एग्जाम है। एग्री करेंगे इस बात से?
लेकिन आरपीएफ वाला मैक्सिमम कितना दे सकता है? बेटा वापस से मेरी बात ध्यान से सुने, यहाँ पर देने पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, दे तो 20 भी सकता है, दे तो 50 भी सकता है, लेकिन एग्जेम्प्ट कितना रहेगा? समझ रहे हैं आप लोग? देने पे कभी मनाही नहीं होती बेटा, कभी किसी को रोकती नहीं है गवर्नमेंट। आपको जितना पैसा देना है आप दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हम आपको एग्जेम्पशन कितना देंगे? 9.5% इंटरेस्ट का। किसके केस में? आरपीएफ के केस में। ध्यान रखना बच्चे, फर्क है एसपीएफ और आरपीएफ में। फर्क क्या है? यहां पर क्या है? यहां पर एग्जेम्प्ट अमाउंट की लिमिट लगा दी। लिमिट कितनी है इंटरेस्ट के केस में? 9.5%। अच्छा, ये वाला कौन सा कॉन्ट्रीब्यूशन है? एक मिनट बेटा, सब लोग ध्यान रखना, जिसको मैंने हाईलाइट करा है ये कौन सा कॉन्ट्रीब्यूशन है? एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन। क्लियर है सबको? बेटा एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन भी एग्जेम्प्ट है, लेकिन कहां तक? 12% ऑफ सैलरी तक। हाँ या ना? एसपीएफ और आरपीएफ में फर्क क्या है? बेटा वहां पर भी पैसा 3 जगह से आ रहा था, यहां पर भी पैसा कितनी जगह से आ रहा है? वहां पर भी इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन इग्नोर करना था, यहां पर भी क्या करना है? वहां पर भी इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन 80C में मिल रहा था, यहां पर भी 80C में डिडक्शन मिल रहा है। हाँ या ना? वहां पर इंटरेस्ट पूरा एग्जेम्प्ट था, यहां पर इंटरेस्ट कितने तक एग्जेम्प्ट है? वहां पर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पूरा एग्जेम्प्ट था, यहां पर कितने तक एग्जेम्प्ट है? 12%। आपको फर्क समझ आना चाहिए बेटा, एसपीएफ गवर्नमेंट का खुद का था। अच्छा, गवर्नमेंट खुद तो पता है ज्यादा इंटरेस्ट देगी भी नहीं, आपको पता है, गवर्नमेंट पे भरोसा रखो, गवर्नमेंट बहुत निकम्मी है, गवर्नमेंट नहीं देगी 9.5 से ज्यादा %। समझ रहे हैं आप लोग? लेकिन बेटा खुद के वाले फंड में उनने कुछ लिमिटेशंस लगाई नहीं। किस वाले में लगा दी? आरपीएफ भी बैक तो गवर्नमेंट कर रही है उसको, लेकिन बेटा फिर भी आरपीएफ है तो किसी और का, तो आरपीएफ में उसने कितनी लिमिट लगा दी? इंटरेस्ट के केस में 9.5% और एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन के केस में 12%। सबको ये बातें क्लियर हो रही हैं? आरपीएफ का पैसा मिलेगा आपको लमसम अमाउंट, रिटायरमेंट के टाइम पे क्या होगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ध्यान रखना, एसपीएफ और आरपीएफ आपको पता है दोनों में डिफरेंस याद रखने पड़ेंगे। डिफरेंस सिर्फ 2 जगह पे है, इंटरेस्ट में और एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन। इंटरेस्ट में भी लिमिट है और एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन में भी लिमिट है, लेकिन कहां पर? एसपीएफ या आरपीएफ? आरपीएफ में। और लिमिट कितनी है इंटरेस्ट में? 9.5% और कॉन्ट्रीब्यूशन में 12% ऑफ सैलरी। सबको इतनी बात क्लियर है? सबको क्लियर है इतनी बात? एक और पॉइंट देखें आगे। आपको थीम समझ आ गई ना? तो बेटा होने तो सब यही वाला है, बस कुछ ना कुछ थोड़े से डिफरेंसेस होंगे, वो अपन को ध्यान रखते हैं। सबको क्लियर है मेरी बात इतनी? अच्छा, ये कुछ चीजें लिखी है, इसको एक बार रीड करो आप। ये आरपीएफ के बारे में कुछ खास बातें हैं। विशेष करे हो जा, बता बेटा फर्स्ट वाला पॉइंट। पहले तो एक बार रीड करवा दे, क्योंकि लोग रीड करने की भी वो नहीं डाल रहे हैं। लमसम अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम आरपीएफ इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन इफ एम्प्लॉई हैज रेंडर्ड सर्विस ऑफ 5 ईयर और मोर। कितने साल? ध्यान रखना बेटा, एसपीएफ में ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी, लेकिन आरपीएफ में क्या कंडीशन है? अगर आपने 5 साल से ज्यादा सर्विस दी तो ही लमसम अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा। आया ना? समझ रहे हैं आप लोग? बेटा एसपीएफ में ऐसी कोई कंडीशन थी या कोई कंडीशन नहीं थी? लेकिन आरपीएफ में क्या बोला है कि अगर लमसम अमाउंट आपको मिला तो वैसे तो एग्जेम्प्ट है, लेकिन ध्यान रखना अगर आपने 5 साल से कम सर्विसेज दी तो एग्जेम्प्ट नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग? बेटा जैसे वहां पर 9.5% पे लिमिट डाली थी, जैसे 12% की लिमिट डाली थी, वैसे ही लमसम में भी कंडीशन डाल दी। क्या डाल दी? और कंडीशन में पहली कंडीशन क्या है कि अगर आपने 5 साल सर्विस नहीं दी तो आपका अमाउंट एग्जेम्प्ट नहीं होगा। क्लियर है सबको? एक बार सबको क्लियर है? सेकेंड वाला पॉइंट बेटा तू ही बताएगा। आपको पता है इंटरेस्ट में लिमिट थी, इंटरेस्ट में क्या था? 9.5% की लिमिट थी, कंट्रीब्यूशन में भी क्या था? और यहां पर पता है क्या बोला? इफ एम्प्लॉय रेंडर्ड सर्विस फॉर लेस देन 5 ईयर एग्जेम्पशन अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इंटरेस्ट शैल बी विड्रॉन। मतलब वैसे तो लिमिट कितनी थी? 9.5% और 12% की, लेकिन बेटा अगर आपने 5 साल से कम सर्विस दी तो आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं आप? पूरे एग्जेम्पशंस विड्रॉ हो जाएंगे। लमसम पे भी, इधर सुनिए मेरी बात ध्यान से बेटा, लमसम अमाउंट भी टैक्सेबल रहेगा और जो अमाउंट आपका ऑलरेडी एग्जेम्प्ट रह चुका था, कौन सा? इंटरेस्ट और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, क्या वो ऑलरेडी एग्जेम्प्ट था? 9.5% और 12% तक तो एग्जेम्प्ट था ना? आया ना?
बेटा उस एग्जेम्पशन को भी छीन लेंगे और आज उस पर टैक्स लगा देंगे। गलती सिर्फ कितनी सी, 5 साल काम नहीं करा। समझ रहे हैं आप लोग? तो बेटा आरपीएफ के केस में आपको कितने साल काम करना है? कम से कम 5 साल। सबको क्लियर है इतनी बात? ध्यान रखना बेटा, एसपीएफ में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। कंडीशन किसके लिए है? और आरपीएफ में आपने एक बहुत ही अच्छी कंडीशन, मतलब एक बहुत खास कंडीशन क्या रहेगी 5 साल वाली, कि कम से कम आपको कितना एम्प्लॉयमेंट में रहना पड़ेगा, और अगर 5 साल से कम रहे तो जो भी बेनिफिट अभी अपन ने पढ़े वो सब क्या हो जाएंगे? वो सब खत्म हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात? लेकिन जो अभी अपन ने बात पढ़ी ना कि अपन की ये जो बेनिफिट है छिन जाएंगे, इसके भी कुछ एक्सेप्शन है। कितने? 3। बैठ जाओ जतिन, सुनिए मेरी बात ध्यान से सब लोग। अभी हमने 5 साल वाली कंडीशन देखी बेटा, अब हम देख रहे हैं कि कब किन किन केसेस में 5 साल वाली कंडीशन नहीं लगेगी। मतलब किन किन केसेस में आप 3 साल से पहले भी विड्रॉ कर सकते हो। देखिए 3 केसेस हैं, 3 केसेस हैं, मतलब 3 साल बाद भी विड्रॉ कर सकते, 3 साल में भी विड्रॉ कर सकते हो, मतलब 5 साल से पहले कर सकते हो। क्लियर है सबको? मैं आपको एग्जांपल टाइप का दे रहा था। 3 केसेस कौन कौन से? बेटा 3 पॉइंट आप लोगों ने देखे। 3 पॉइंट क्या क्या है? पहला क्या है? इल हेल्थ वाला। पहला क्या है? दूसरा क्या है? शटडाउन हो गया एम्प्लॉयर का बिजनेस। तीसरा क्या है? न्यू जगह पे ट्रांसफर हो गया। मुझे बताओ क्या ये तीनों ही जेन्युइन केसेस हैं? बताओ, अगर मेरी मतलब मेरी हेल्थ ही परमिट नहीं कर रही तो क्या मैं तो भी काम करता रहूंगा या काम छोड़ दूंगा? तो बेटा अगर हेल्थ की वजह से मैंने 5 साल काम नहीं करा तो क्या मेरा ये विड्रॉ होगा या बेनिफिट मिलता रहेगा? बेनिफिट मिलता रहेगा। अच्छा, मेरा एम्प्लॉयर ही बनकर गया। सुनिए बेटा, सुनो सुनो सुनो, मैं बल्लू टी स्टॉल पे छोटू था। क्या था? अरे यार मेरी बात सुनो बेटा, मैं बल्लू टी स्टॉल पे छोटू था। छोटू मतलब जो चाय लेके आता है ना, बोलते ना छोटू दो चाय लगा। बेटा छोटू का क्या हो रहा था? आरपीएफ में फंड जमा हो रहा था। 3 साल बाद बल्लू टी स्टॉल ही बंद हो गया, तो उसमें मेरी कोई गलती है क्या? तो उस केस में क्या मेरा एग्जेम्पशन विड्रॉ होना चाहिए? मेरा बेनिफिट विड्रॉ होना चाहिए। समझ रहे हैं आप लोग? बेटा अभी जो भी 2 केसेस आपने देखे, पहला इल हेल्थ वाला और दूसरा कौन सा वाला? एम्प्लॉयर ने शटडाउन कर दिया। ये दोनों केसेस बेटा बहुत ही ज्यादा जेन्युइन हार्डशिप है, हाँ या ना? अच्छा, तीसरा केस पता है क्या है? तीसरा केस है बेटा, आपने 3 साल काम करा रिलायंस में। कहां काम करा? अब आप जा रहे हो टीसीएस में। तो रिलायंस का कंट्रीब्यूशन, रिलायंस का फंड अलग था और टीसीएस का फंड अलग रहेगा। तो बेटा अब आपका जो रिलायंस वाले फंड में पैसा था, वो फंड का पैसा कहां जा रहा है? टीसीएस वाले फंड में। क्या वो पैसा आपकी जेब में आ रहा है? या आपकी जेब में तो आ ही नहीं रहा है, बस एक फंड से दूसरे फंड में जा रहा है। एक आरपीएफ नंबर 1 से आरपीएफ नंबर 2 में जा रहा है, हाँ या ना? तो बेटा इस केस में भी क्या आपका एग्जेम्पशन विड्रॉ होना चाहिए, और इस केस में जरूरत नहीं है। बेटा 3 केस में से 2 तो जेन्युइन हार्डशिप है और तीसरा प्रैक्टिकली काम का है, हाँ या ना? आप बताइए, क्या जिंदगी भर हम एक ही जगह काम करते रहते हैं? हमको तो कोई 20% 30% इंक्रीमेंट देता है, हम फौरन पहले वाले को लात मार देते हैं। यही चलता है मार्केट में, आपको पता है। मेरी इंफोसिस में सैलरी है 15 लाख। सुनो मेरी बात बेटा, है नहीं, मैं अगर होती तो पार्टी दे चुका होता है यार। मेरी इंफोसिस में सैलरी, बेटा एग्जांपल को आप सीरियसली ले जाते हो। मेरी इंफोसिस में सैलरी है 15 लाख रुपए। मेरे को टीसीएस ने 20 लाख ऑफर करा है, तो सबसे पहली फुर्सत में इंफोसिस को लात मार दूंगा। समझ रहे हैं आप लोग? अच्छा, जब मैं लात मारूंगा तो पता है क्या इंफोसिस से क्या बोलूंगा? मेरे को टीसीएस वाले, सुनो सुनो, टीसीएस वाले 15 की जगह 20 लाख रुपए दे रहे हैं। तो उससे पता है होता क्या है? सुनिए मेरी बात, उससे होता पता है क्या है? जब मैं इंफोसिस के पास जाऊंगा और उससे बोलूंगा 15 लाख रुपए आप दे रहे हो, टीसीएस वालों ने मुझे ऑफर लेटर दिया है 20 लाख का। बेटा जब मैं ऑफर लेटर उनको दिखाऊंगा तो वो मुझे 25 लाख ऑफर करेंगे। समझ रहे हो? डबल खेल। समझ रहे हो मेरी बात? बेटा प्रैक्टिकली ऐसा होता है और यही होता है। अच्छा एक बात बताओ, मैं इंफोसिस का एम्प्लॉई हूं, मेरी सैलरी है 15 लाख। टीसीएस ने मुझे 20 लाख ऑफर करा और मैं इंफोसिस के पास गया कि देखो टीसीएस मुझे कितना ऑफर कर रहा है? 20 लाख।
और बेटा इन्फोसिस में मैं बिल्कुल निकम्मा था, कोई काम का ही नहीं था, तो क्या इन्फोसिस मुझे 20 लाख देगी या 25 लाख देगी, या वो तो बोलेगी जा तू। समझ रहे हो, वो रोकेगी कब, जब आपकी क्या हो, वर्थ, जब आपकी उस, समझ रहे हो, जब आपकी उस जगह पे वर्थ हो, तो वो 20 की जगह आपको 25 भी देंगे, 30 भी देंगे, समझ रहे हैं। लेकिन बेटा अगर हमारी वर्थ ही नहीं है तो वो खुद भी लात मार देंगे, जा तू जा, हाँ या ना। सबको बेटा आरपीएफ क्लियर है, बैठ जाओ। आरपीएफ क्लियर है। आरपीएफ और एसपीएफ में डिफरेंस क्या है? आरपीएफ में इंटरेस्ट में लिमिट है कितने परसेंट की, आरपीएफ में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में भी लिमिट है कितने परसेंट की, 12% की। और बेटा आरपीएफ में 5 साल वाली कंडीशन भी है कि 5 साल से पहले क्या नहीं करना, एम्प्लॉयमेंट नहीं छोड़ना, और अगर छोड़ दिया तो जो भी एग्जेम्पशन था, जो भी फायदे थे वो छिन जाएंगे, हाँ या ना। लेकिन बेटा 3 केसेस में फायदे नहीं छिनेंगे, इल हेल्थ, शटडाउन, ट्रांसफर टू न्यू एम्प्लॉयर। सबको क्लियर है ये बात? सबको क्लियर है? समझ तो आ रहा है ना, याद तो हो रही है चीजें। मूड खराब हो गया यार, यूआरपीएफ कौन सा? अनरजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ओके, यूआरपीएफ कौन सा बेटा? अनरिकॉग्नाइज्ड। आपका नाम सुन के ही मूड खराब हो जाना चाहिए। कौन सा है बेटा? बताओ, गवर्नमेंट देख कर रही है, इस पे गवर्नमेंट को भी भरोसा नहीं है। सुनिए मेरी बात बेटा, गवर्नमेंट को भी भरोसा नहीं है तो पैसा आप लगा तो सकते हो, लेकिन किसके रिस्क पे? अपने रिस्क पे, हाँ या ना। बेटा ध्यान रखना, जो बेनिफिट अभी तक मिल रहे थे शायद वो बेनिफिट यहां छिन जाए। देखना मत, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन तो आप मुझे बताओगे, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन क्या? ध्यान रखना 80C का डिडक्शन यहां नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने पैसा अच्छी जगह लगाया है, बुरी जगह लगाया है, और गवर्नमेंट आपको प्रमोट कर रही थी कि आप पैसा कहां लगाओ, एसपीएफ, आरपीएफ वगैरह में, और आपने कहां लगा दिया? यूआरपीएफ में। तो यहां पर आपको बेनिफिट देगी क्या गवर्नमेंट? 80C का बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्लियर है इतनी बात? अच्छा, इंटरेस्ट क्या लिखा है? लिमिट है या कोई लिमिट नहीं है? कोई लिमिट नहीं है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन देखिए, ये एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, ये भी क्या है बेटा? अभी तक आपको है ना एसपीएफ जैसी फीलिंग आना चाहिए। कैसी फीलिंग? क्योंकि एसपीएफ में भी इंटरेस्ट पूरा एग्जेम्प्ट था, एसपीएफ में भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पूरा एग्जेम्प्ट था। लेकिन बेटा एक फर्क है कि एसपीएफ में एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन में 80C में क्या मिलता था, लेकिन यहां क्या नहीं मिल रहा? डिडक्शन नहीं मिल रहा। ध्यान रखना बेटा, एक बहुत बड़ा फर्क है आगे, एक बहुत बड़ा फर्क है आगे। बेटा पैसा आते टाइम तो क्या करा? एग्जेम्प्ट। जब तीनों जगह पे पैसा आ रहा था तो उसको क्या करा? लेकिन जब आप पैसा निकालोगे तब एग्जेम्प्ट नहीं रहेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? जब आप पैसा निकालोगे, देखो अभी तक तो वो एग्जेम्प्ट था, आरपीएफ में विद कंडीशन था, लेकिन क्या था? एग्जेम्प्ट, हाँ या ना। एसपीएफ में तो विदाउट कंडीशन क्या था? बेटा जब अपन यूआरपीएफ से पैसा निकालेंगे ना, तो डेट अमाउंट विल नॉट बी एग्जेम्प्ट। क्या बोला मैंने? सबसे पहले तो एसपीएफ का फुल फॉर्म बताओ मुझे। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। और आरपीएफ का फुल फॉर्म अमन? यूआरपीएफ का फुल फॉर्म खुशी? बेटा यूआरपीएफ में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन आ रहा है, यूआरपीएफ में भी पैसा 3 जगह से ही आएगा। देखो किसी भी फंड में पैसा 3 जगह से आएगा, तो यूआरपीएफ में पैसा कहां से आ रहा है? एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। क्या करोगे? क्लियर है? ध्यान रखना 80C का डिडक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि फंड कौन सा है? अनरिकॉग्नाइज्ड। गवर्नमेंट नहीं चाहती आप कहां पैसा लगाओ? अनरिकॉग्नाइज्ड में, लेकिन आपने लगाया तो बेटा इग्नोर तो कर रहे हैं, क्योंकि टैक्स तो आप ऑलरेडी पे कर चुके हो, तो इग्नोर तो कर रहे हैं, लेकिन डिडक्शन आपको नहीं देंगे। क्लियर है आपको? इंटरेस्ट का पैसा आया है किसमें? यूआरपीएफ में, वो भी क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का पैसा आया, वो भी क्या होगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा, हाँ या ना। लेकिन बेटा जब आगे जाके आप पैसा निकालोगे वो एग्जेम्प्ट नहीं रहेगा। वो क्या नहीं रहेगा? क्योंकि आपकी गलती क्या है? आपको लगाना कहां चाहिए था? या तो एसपीएफ या आरपीएफ, यस और नो। लेकिन आपने लगाया कहां पर है? बेटा आपने सीधा सीधा गवर्नमेंट से पंगा लिया है। क्या लिया है?
क्योंकि गवर्नमेंट बोल रही है हम इस फंड को रिकॉग्नाइज नहीं करते और आपने उसी फंड में पैसा लगा दिया, हाँ या ना? तो बेटा गवर्नमेंट अब लेगी बदला। क्या लेगी? बदला। तो जब आपको लमसम अमाउंट मिलेगा, सब लोग ध्यान दें, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन ध्यान रखना बेटा, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन हमेशा ही इग्नोर होता है क्योंकि उस पर तो ऑलरेडी आप टैक्स पे कर चुके हो, हाँ या ना? तो चाहे वो फंड में आ रहा हो चाहे वो लमसम अमाउंट में जा रहा हो, हमेशा एम्प्लॉय वाला कंट्रीब्यूशन क्या होगा? इग्नोर होगा। सबको क्लियर है इतनी बात? बेटा ध्यान रखना, आपको एक वर्ड याद रखना पड़ेगा, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इग्नोर। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन क्या? चाहे आ रहा हो चाहे जा रहा हो, हमेशा एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा? और क्यों हो जाएगा? रीजन क्योंकि आप पहले ही टैक्स पे कर चुके हो उस पे। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात? बेटा अगर यहां पर इस पे टैक्स लगा देते ना तो डुप्लीकेशन हो जाता है, डबल टैक्सेशन हो जाता है। क्या हो जाता? तो डबल टैक्सेशन को गवर्नमेंट भी, हमारी गवर्नमेंट कितनी भी निकम्मी हो कितनी भी बुरी हो, लेकिन डबल टैक्सेशन वो भी नहीं चाहती। समझ रहे हैं आप लोग? तो बेटा एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पे आप ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हो, तो अब वो क्या बोलती है? अगर आपको लमसम अमाउंट एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का मिला तो क्या बोलती है वो? उसको क्या करना है? इग्नोर करना है। सबको इतनी बात क्लियर है? अच्छा फिर देखिए एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, ये इधर वाला, ये देखिए एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन क्या लिखा है? बेटा सब लोग इधर ध्यान दो, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन को क्या करना है? ध्यान रखना, मैं लमसम वाले अमाउंट की बात कर रहा हूं। कौन से अमाउंट की? तो जो लमसम अमाउंट आपको फॉर एग्जांपल 5 करोड़ रुपए मिला तो 5 करोड़ में से कुछ अमाउंट एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होगा, कुछ अमाउंट एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा और कुछ अमाउंट इंटरेस्ट होगा, आया ना? तो बेटा मैं बात कर रहा हूं 5 करोड़ में से सपोज 1.5 करोड़ था एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, तो उसको क्या करना है? 5 करोड़ में से 1.5 करोड़ को क्या कर देंगे? इग्नोर। और बेटा बचा हुआ 1.5 करोड़ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है, उसको क्या करेंगे? टैक्सेबल अंडर हेड। कौन सी हेड के अंदर टैक्सेबल रहेगा? ध्यान रखना, जो मैं आपको बता रहा हूं थोड़ा सा टेक्निकल है, आपको यहां पर थोड़ी सी चीजें ज्यादा याद रखना पड़ेंगी। कौन सी हेड में टैक्सेबल रहेगा? सैलरी के अंदर। क्लियर है सबको ये बात? अच्छा यूआरपीएफ रिलेटेड भी किससे, किस हेड से रिलेटेड है? तो बेटा टैक्सेबल भी किस हेड में होगा? सैलरी के अंदर होगा। और आपको, अच्छा आपका 5 करोड़ में से 1.5 करोड़ क्या था? 1.5 करोड़ था एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और 1.5 करोड़ क्या था? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। टोटल 3 करोड़ हुआ। बेटा बाकी का 2 करोड़ क्या है? इंटरेस्ट। क्या है? और 2 करोड़ में से 1 करोड़ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन वाले का इंटरेस्ट है और 1 करोड़ कौन से वाले का है? एम्प्लॉयर वाले का। अच्छा लॉजिकली भी यही होगा क्योंकि कंट्रीब्यूशन बराबर है तो इंटरेस्ट भी बराबर ही होगा। तो बेटा कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का कितना? 1.5 करोड़। एम्प्लॉयर का कितना? 1 करोड़। तो इंटरेस्ट एम्प्लॉयर का अगर 1 करोड़ है तो एम्प्लॉय का भी कितना होगा? 1 करोड़ ही होगा क्योंकि कंट्रीब्यूशन सेम है तो उस पर मिलने वाला ब्याज भी सेम ही रहेगा, आया ना? ध्यान रखना बेटा, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन मिला, कौन सा वाला? एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन मिला, वो कहां टैक्सेबल होगा? और बेटा उस पर इंटरेस्ट मिला, वो भी कहां टैक्सेबल होगा? सैलरी के अंदर। मतलब आपको ये चीज समझ आना चाहिए बेटा, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी सैलरी के अंदर जाएगा और उस पर जो इंटरेस्ट है वो भी कहां जाएगा? सैलरी के अंदर। सबको इतनी बात क्लियर है? ध्यान रखना, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन वो कहां जाएगा? एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कहां जाएगा? एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन को क्या करना है? इग्नोर करना है। ध्यान रखना, उस पर जो इंटरेस्ट मिला वो सैलरी में नहीं जाएगा। कहां लिखा है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। आपको पता है 5 हेड में से 5वीं हेड है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो वो कहां जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। मुझे बताओ यूआरपीएफ थोड़ा सा टेक्निकल है और खासतौर पे इसका जो लमसम अमाउंट पे जो मिलेगा, आपको वो चीजें याद हो रही हैं या नहीं हो रही हैं? पूछ लूं मैं आप लोगों से एक बार, यूआरपीएफ का फुल फॉर्म बता अमन? अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। क्या होता है? अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में 3 जगह से पैसा आएगा, किसी भी फंड में 3 जगह से ही आता है। पहला कहां से आएगा? एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन से आ रहा है, इसको क्या करना है? क्या उसका डिडक्शन मिलेगा? नहीं मिलेगा। कंफर्म? क्यों बेटा क्यों नहीं मिलेगा? वजह, आपने गवर्नमेंट से पंगा लिया तो गवर्नमेंट ने आपसे बेनिफिट छीन लिए हैं, हाँ यार आप समझ रहे हैं आप लोग? अच्छा एम्प्लॉय नहीं, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन तो हो गया। इंटरेस्ट आ रहा है, इंटरेस्ट का क्या?
इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। यहाँ पर क्या 9.5% की लिमिट है? यहाँ पर कोई लिमिट ही नहीं है। आपको पता है ना, पहले गवर्नमेंट खीर खिला रही है, एकदम से सर पे फोड़ देगी कटोरा, लमसम अमाउंट, हाँ या ना? तो बेटा इंटरेस्ट कितना भी मिला पूरा क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना भी रहेगा क्या हो जाएगा? लेकिन जब आप पैसा निकालने जाओगे तब दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपने किससे पंगा लिया था बेटा? गवर्नमेंट से पंगा लिया था। ध्यान रखना, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कहां जाएगा? एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन हमेशा क्या होता है? इग्नोर होता है, चाहे वो आ रहा हो चाहे वो हमेशा क्या होगा? इग्नोर, हाँ या ना? अच्छा, एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे कुछ आपको ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ध्यान रखने वाली बात है बेटा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। कौन सी हेड में जाएगा? अदर सोर्स में जाएगा। क्लियर है सबको? अच्छा, अब बात करते हैं एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की। बेटा एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कहां जाएगा? टैक्सेबल होगा कौन सी हेड के अंदर? सैलरी के अंदर। और बेटा एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी कहां जाएगा? सैलरी के अंदर जाएगा। सबको क्लियर है ये बात? आप फंड देख लें बेटा, सुपर एन्यूएशन फंड देखने वाले। कौन सा फंड? एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन ऑलवेज इग्नोर ही होता है, इसकी कोई इज्जत नहीं। आप सुनो, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की इज्जत नहीं है मार्केट में, हमेशा क्या करना है? इग्नोर करना है। ध्यान रखना बेटा, इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट है। ध्यान रखना, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट है लेकिन लिमिट है बेटा। कितने तक? 1.5 लाख तक। ध्यान रखना, इसमें लिमिट है। देखो सबसे पहली चीज, कौन से फंड की बात कर रहे हैं अपन? सुपर एन्यूएशन फंड। इस फंड में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन आएगा तो इग्नोर, इस फंड में इंटरेस्ट आएगा तो। अच्छा, इंटरेस्ट क्या सभी जगह एग्जेम्प्ट है? सिर्फ आरपीएफ में एक बात खास थी, आरपीएफ में लिमिट थी कितने परसेंट की? 9.5% की, हाँ या ना? अच्छा, मैं आपको पता है लिंक जानबूझ के करवाता हूं चीजें, लिंक में जानबूझ के करवाता हूं। क्लियर है आप लोग को? चलिए मुझे एक बात बताइए बेटा, अपन क्या पढ़ रहे हैं? सुपर एन्यूएशन फंड। सुपर एन्यूएशन फंड में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन आएगा, ये भी क्या है? एग्जेम्प्ट है लेकिन लिमिट है। एग्जेम्प्ट है लेकिन लिमिट है कितनी? 1.5 लाख तक की लिमिट है। एक बात ध्यान रखना बेटा, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन सभी जगह एग्जेम्प्ट है, सिर्फ 2 जगह लिमिट है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन सभी जगह एग्जेम्प्ट है, 2 जगह का लिमिट है। पहला आरपीएफ, आरपीएफ में कितनी लिमिट थी? 12% की, हाँ या ना? अच्छा, यहां पर कितनी लिमिट है? एक फिक्स अमाउंट है 1.5 लाख रुपए। कितने की लिमिट है? सबको क्लियर है इतनी बात? लमसम अमाउंट जो मिलेगा पूरा एग्जेम्प्ट, लमसम अमाउंट जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा? सबको क्लियर है ये बात? सबको क्लियर है? तो बेटा इसको क्या अपन कह सकते हैं कि सिमिलर टू स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है, बस एक डिफरेंस है। और वो डिफरेंस क्या है? यहाँ पर डिडक्शन नहीं मिलेगा, वो तो अलग चीज है बेटा। वो डिडक्शन वाली चीज पे अपन ना 80C में ही फोकस करेंगे, वहां पर नाम से लिस्ट याद करेंगे। लिमिट में सुनिए मेरी बात बेटा, एसपीएफ और एएसएफ में पता है सुपर एन्यूएशन फंड में क्या फर्क है? इतना सा फर्क है कि यहाँ पर एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन में लिमिट है 1.5 लाख की, बाकी पूरा सेम है, हाँ या ना? सबको क्लियर है इतनी बात? बेटा वही फंड का नाम है, वही फंड। देखो ये भी एक फंड है, सेम वैसा ही है। देखो यहाँ पर भी 3 जगह से पैसा आ रहा है, एम्प्लॉयर और इंटरेस्ट, हाँ या ना? आप उसमें तो उलझो ही मत बेटा, ये तो फंड का नाम है, मैंने उसको अलग से दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। समझ रहे हैं आप लोग? बेटा ये भी एक फंड है जिसका नाम है, ऐसे और भी फंड होते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, बहुत सारे होते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात आप लोग? हमारे सिलेबस में और हमारे जो टैक्सेशन वाले पार्ट में इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर जो रेलेवेंट है वो हमने पढ़ लिए हैं। कौन कौन से हैं? एसपीएफ, आरपीएफ, यूआरपीएफ और सुपर एन्यूएशन फंड। सबको क्लियर है? ये भी सिमिलर टू प्रोविडेंट फंड है, बिल्कुल सिमिलर टू प्रोविडेंट फंड। आपको बेटा इससे ही समझ जाना चाहिए था, यहां भी पैसा 3 जगह से आ रहा है। कहां से आ रहा है? एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर, इंटरेस्ट, ऐसे ही प्रोविडेंट फंड में होता है। समझ रहे हैं ना आप लोग मेरी बात? चलिए आपको क्लियर है ये सब चीजें? देख लो यार, कुछ 1-2 चीजें और पढ़ा पाऊं तो। चलो ठीक है ना, चलो ठीक, कल पढ़ेंगे हम अपने परक्विजिट्स।
इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। APT एजुकेटिंग इंडिया।